दोस्तों, पहला प्रश्न आया है एक कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। और यह प्रश्न आया था आपका यूपी पीजीटी 2009 में। अगर आपके पास पेपर का कलेक्शन हो तो उसमें देखिएगा, यूपी पीजीटी एग्जाम 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न क्या है कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली ये दो प्रवृत्तियां दे रखी है। किसी भी युग में जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उस युग की प्रवृत्तियों की हम चर्चा करने वाले हैं। और बात करता हूं प्रवृत्तियों की, तो प्रवृत्तियां क्या है, देखिए। किसी भी युग को हम पढ़ते हैं तो उसकी प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं। प्रवृत्तियों का मतलब होता है उस युग की विशेषताएं। क्या होता है दोस्तों? उस युग की विशेषताएं। प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है? उस युग की विशेषताएं। विशेषताएं ये तो साहित्यिक बात हो गई, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं तो प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि आज यदि आप मोबाइल प्रयोग करते हो, आज मीडिया बहुत ज़्यादा आप समाज में प्रचलित एक साधन है। मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हमारे संबंध बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो लाइव देखते हो ना आप, लाइव कि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो लेकिन राजस्थान में, जयपुर में उस जगह पे क्या चल रहा है, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, उनकी रहन सहन क्या, उनकी प्रकृति क्या, उनकी वेशभूषा क्या है, तो लाइव मोबाइल चला करके मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, ऑन स्पॉट आप देख सकते हो। तो आप ये समझिए कि किसी भी युग की जब आप प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हो तो उन प्रवृत्तियों के अध्ययन के साथ में जो विशेषताएं आती है वो उस युग का लाइव होता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? आप अब 21वीं सदी में आप अध्ययन कर रहे हो हिंदी साहित्य का, लेकिन आप पढ़ रहे हो भक्ति काल, जो कि 13वीं सदी से 17वीं सदी का आप अध्ययन करोगे बीच में भक्ति काल का। तो यहां पर 13वीं सदी से आदिकाल पढ़ रहे हो, 1050 से 1375 तक आप अध्ययन करोगे। तो आदिकाल में सिद्ध कौन थे, नाथ कौन थे, वो उनका दैनिक जीवन क्या था, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, समाज में उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या मान्यताएं थी, स्त्रियों की क्या दशा थी, बच्चों की क्या दशा थी, सामान्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग था या नहीं था, किस तरह से वहाँ लोग रहते थे, मानव जीवन का स्तर क्या था। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उस सिद्ध साहित्य का लाइव कैसे देखोगे आप, उन प्रवृत्तियों में आपको वो लाइव नजर आएगा कि ये था सिद्ध साहित्य, ये था इनका जीवन, वो लाइव दिखता है आपको। तो किसी भी युग को जानने के लिए उसकी एक एक प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से विश्लेषण से हमें जानना है। और क्या है वो प्रवृत्तियाँ, देखिए यहाँ पर ये प्रवृत्तियाँ, ये विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों प्रश्न आया है वो क्या है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है। ठीक है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो 4 हमारे सामने युग है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छायावाद की बात करते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रगतिवाद की विशेषता यदि याद है, प्रयोगवाद की विशेषता याद है, या इनमें से कोई नहीं आपको करना ही नहीं है, क्योंकि इनमें से एक तो होगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ये दोस्तों छायावाद के बारे में लिखी हुई है कि चित्रात्मक भाषा यहाँ की है, लाक्षणिक पदावली यहाँ की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली में जो व्यक्त किया गया साहित्य है वो छायावादी साहित्य है। कैसे है, देखिए छायावाद क्या है, आप खुद कह देंगे कि सर छायावाद इसका आंसर सही है। बात करते हैं, देखिए छायावाद की जब आप बात करते हो, इस प्रश्न के बारे में मैं इसकी प्रकृति समझा रहा हूं कि प्रश्न किस तरह से आपको तैयार करना है, किस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने ताकि एग्जाम में फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, उस प्रकृति से आपको पढ़ना है। दोस्तों छायावाद जब भी आता है तो इसकी मूल विशेषताएं आती है, उनमें आती है स्वच्छंदता। क्या आती है दोस्तों? स्वच्छंदता। उस स्वच्छंदता के बाद आती है लाक्षणिकता, लाक्षणिकता, और उस लाक्षणिकता के बाद आती है रहस्यात्मकता, रहस्यात्मकता। ये 3 चीजें हैं, स्वच्छंदता है, लाक्षणिकता है, रहस्यात्मकता है। बात मैं आगे करता हूं कि स्वच्छंदता क्या है, स्वच्छंदता क्या है। छायावाद के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं कि छायावाद की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, 3 विशेषताओं से छायावाद का निर्माण हुआ है। छायावाद में स्वच्छंदता है, छायावाद में लाक्षणिकता है, छायावाद में रहस्यात्मकता है।
क्या है स्वच्छंदता, क्या है लाक्षणिकता और क्या है रहस्यात्मकता जो छायावाद को छायावाद बनाती है। तो बात करता हूं मैं स्वच्छंदता के बारे में। दोस्तों, ये जो स्वच्छंदता की प्रकृति है ये छायावाद की महत्वपूर्ण प्रकृति है, और इसमें यदि हम बात करें तो स्वच्छंदता का मतलब आप लेंगे रोमांटिसिज्म की अवधारणा से। रोमांटिसिज्म का मतलब है नए को अपनाना, नए को अपनाना और पुराने से मुक्ति, नए को अपनाना और पुराने से मुक्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर रोमांटिसिज्म में स्वच्छंदता है और यहाँ पर नए को अपनाना, पुराने से मुक्ति क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका पुराना है वो क्या है? देखो, सामाजिक रूढ़ियों का इनमें त्याग किया। सामाजिक रूढ़ियों का त्याग, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाई। जो आपके साम्राज्यवादी अवधारणा है, साम्राज्यवादी अवधारणा है, तो साम्राज्यवाद से इन्होंने मुक्ति पाई और ईश्वर के परंपरागत रूप से इन्होंने मुक्ति पाई। ईश्वर के परंपरागत रूप से मुक्ति, ईश्वर के परंपरागत रूप से इन्होंने मुक्ति पाई कि ईश्वर का जो परंपरागत रूप है उसकी रीति काल में या भक्ति काल में अगर हम बात करें तो ईश्वर के माध्यम से अलौकिक अवधारणा कि इस लोक से आत्मा और परमात्मा, यही बातें होती थी। लेकिन छायावाद का ये जो ईश्वर का जो परंपरागत रूप है, इसमें छायावाद की कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात, हम दूसरे पहलू से बात करें तो छायावादी कवियों ने यथार्थवाद को अपनाया। क्या अपनाया? यथार्थवाद को अपनाया नहीं, यथार्थवाद को त्यागा। यथार्थवाद का त्याग किया और यथार्थवाद की जगह इन्होंने क्या किया? कल्पना। यथार्थवाद की जगह छायावादी कवियों ने क्या किया? कल्पना को अपनाया। किसको अपनाया? कल्पना को, पहली बात। दूसरी बात कि इनका जो सत्य है, उस सत्य की अवधारणा को इन्होंने, मतलब सत्य को इन्होंने क्या किया? सत्य का त्याग किया और सत्य की जगह इन्होंने क्या अपनाया? सौंदर्य। सत्य की जगह इन्होंने सौंदर्य अपनाया। सत्य का त्याग किया, सत्य की जगह इन्होंने क्या अपनाया? सौंदर्य अपनाया। और छायावादी कवियों ने क्या किया? छायावादी कवियों ने बौद्धिकता को अपनाया, बौद्धिकता का त्याग किया और भावात्मकता को अपनाया। यहां पर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे? बौद्धिकता को इन्होंने अपनाया और बौद्धिकता का त्याग किया, क्योंकि बौद्धिकता का त्याग किया और बौद्धिकता की जगह क्या इन्होंने अपनाया? भावात्मकता को अपनाया। समझ रहे हो? भावात्मकता को अपनाया। तो दोस्तों, यहां पर छायावादी के बारे में ये विशेषताएं हैं। छायावादी युग आप पढ़ रहे हो तो इस छायावादी युग में जो आपकी विशेषता आई थी वो क्या थी कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो उस युग में स्वच्छंदता है, लाक्षणिकता है, रहस्यात्मकता है। स्वच्छंदता की हम बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छंदता का मतलब है रोमांटिसिज्म की अवधारणा। क्या है रोमांटिसिज्म की अवधारणा? नए को अपनाना और पुराने से मुक्ति। नया क्या है और पुराना क्या है? पुराना है सामाजिक रूढ़ियों का त्याग किया इन्होंने, साम्राज्यवाद से इन्होंने मुक्ति पाई। जो पुराना जो साहित्य चल रहा था वो साहित्य इनका विषय वस्तु नहीं था, कथानक वो नहीं था, इन्होंने अपने कथानकों का त्याग किया और इसके बाद में इन्होंने यथार्थ को बिल्कुल छोड़ दिया। जबकि प्रगतिवाद में पुनः यथार्थ आ जाता है। प्रगतिवाद में जो समाज में का चित्रण होता है, समाज को केंद्र बिंदु बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यथार्थ नहीं है। यहाँ छायावादी कवि कल्पना लोक में विचरण करता है और सत्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको सौंदर्य से मतलब है और भावात्मकता से मतलब है। तो ये विशेषताएं, अभी हमने केवल लाक्षणिकता की बात की है, अभी हमने केवल स्वच्छंदता की बात की है। अब लाक्षणिकता क्या है, रहस्यात्मकता क्या है, वो एक बड़ा, फिर इसी प्रश्न के बारे में एक बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि यदि कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न आने के साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आया है, किस युग से आया है। तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप छायावाद करोगे, क्योंकि छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं, छायावाद की जो विशेषताएं हैं, उनको आपने विस्तृत रूप से जाना, समझा कि वास्तव में प्रश्न कहाँ से आया है। तो अब क्लियर हो गया कि प्रश्न छायावाद से उठ करके आया है। ये जो चीज़ें हैं ये न तो प्रगतिवाद में है न प्रयोगवाद में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए,
दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। अब ये जो प्रश्न आया है ये आया है यूपी पीजीटी 2004 में। जो 2004 का जो यूपी आपका पीजीटी का पेपर हुआ था वही प्रवक्ता का, तो उसमें ये प्रश्न आया है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस जिसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास हैं, तो इसमें जो संवाद शैली है ये संवाद शैली 4 रूपों में सामने आई है। 4 रूपों में ये संवाद शैली सामने आई है। 4 रूपों में कैसे, देखो याद रखो। पक्षी नंबर 1, याद करने का तरीका बता रहा हूं। पक्षी नंबर 2 ऋषि, नंबर 2 कौन, ऋषि। नंबर 3 पति पत्नी। पति पत्नी मतलब शिव पार्वती, दोनों पति पत्नी बात करते हैं, शिव पार्वती। नंबर 3 कौन, शिव पार्वती, पति पत्नी। और नंबर 4 आपको याद करना है पब्लिक। नंबर 4 कौन, पब्लिक। अब पब्लिक में आप क्या रखेंगे, एक तो तुलसीदास हो गए, खुद तुलसीदास और तुलसीदास के सामने जो संवाद कर रहे हैं वो कौन है, जनमानस, आम पब्लिक, जनमानस। तो यहां पर आपका प्रश्न ये कह रहा है कि जो रामचरितमानस है उस रामचरितमानस में कितनी संवाद शैलियों का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर 4 संवाद शैलियों का प्रयोग किया गया है। एक संवाद होता है पक्षियों में, काग, भुसुंडी और गरुड़ में, ठीक है। यहां पर मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगा, काग भुसुंडी और दूसरा कौन, गरुड़ जी। इन गरुड़ में काग, भुसुंडी और गरुड़ दोनों पक्षी है ना, तो एक तो आप ऐसे याद रखिए ना कि पक्षियों का संवाद, दूसरा ऋषियों का संवाद। 2 ऋषि हैं, ऋषियों में आप किसको याद रखेंगे, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, ये आपके 2 ऋषि हो गए। एक तो देखो पक्षी हो गया, पक्षी में कौन आ गए, काग, भुसुंडी और गरुड़ जी। ऋषि में कौन आ गया, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज। और शिव पार्वती, ये कपल आ गया, पति पत्नी आ गए, शिव पार्वती दोनों पति पत्नी आ गए। और एक आम पब्लिक आ गई, रिपोर्टर, जिसमें कौन, तुलसीदास जी खुद जनमानस से संवाद कर रहे हैं। तो यहां पर 4 संवाद शैलियों को अपनाया गया है। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, बताओ। पति पत्नी का नहीं है क्या, पति पत्नी का है या नहीं है, पति पत्नी का है। बताओ ऋषियों का नहीं है क्या, 2 ऋषि हैं, 2 बाबा जी हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य और भारद्वाज है या नहीं है, बिल्कुल है। बताओ सीता और राम का संवाद आया है क्या कहीं पे, नहीं आया। बताओ काग, भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है क्या पक्षियों का, बिल्कुल है। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने बताया था कि ऋषियों का संवाद है, ऋषि आपस में बात करते हैं, पक्षी आपस में बात करते हैं, पक्षी। अब ऋषि और पक्षी के साथ में पति पत्नी आपस में बात करते हैं, पति पत्नी कौन, शिव पार्वती। और यहाँ पर जो पति पत्नी के बाद में जो रहा वो रहा तुलसी और जनमानस, तुलसी और जनमानस, ठीक है दोस्तों। तुलसी और जनमानस ये दोनों इससे संवाद करते हैं। तो यहाँ पर 4 संवाद शैली अपनाई गई है, मुझे उम्मीद है याद हो गई होगी। तुलसी और जनमानस, पक्षियों में किसको याद रखेंगे, गरुड़ जी और कागभुसुंडी। और आपका जो ये ऋषियों में कौन याद रखेंगे, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, शिव और पार्वती। तो उम्मीद है प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो जब प्रश्न आता है तो प्रश्न का मतलब ये नहीं कि कौन सा आंसर है, भाई सी आंसर है, चलो आगे बढ़ जाओ, पेपर सोल्व हो गया, पेपर कर लिया, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये प्रश्न कहाँ से आया है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका एरिया क्या है, क्यों पूछा गया है, उसके इर्द गिर्द क्या है, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए पढ़ना है, ताकि भविष्य में वहां से जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वो बिल्कुल आपको सताए नहीं, और प्रश्नों को आते ही आप बिल्कुल निशाना लक्ष्य पर लगाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरे प्रश्न के बाद में अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है नंबर 3, और नंबर 3 का जो प्रश्न है ये आपके आया है कहाँ, जीआईसी पीजीटी 2015 में। जो आपका पीजीटी का जीआईसी का एग्जाम हुआ 2015 में, वहां पर ये प्रश्न आया है। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास और रसखान। अब बात आती है कि यहाँ सुंदरदास की है, विद्यापति की है, सूरदास की है या रसखान की है। पंक्ति कैसे पता चलेगी,
पंक्ति कैसे पता चलेगी? जब सुंदरदास को आपने ढंग से पढ़ा, सुंदरदास की रचनाएं पढ़ी, रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ी, रचनाओं की विशेषताएं पढ़ी, तो पता है कि सुंदरदास के बारे में ये तो मुझे पता है। तो यहाँ से तो ये प्रश्न कहीं कभी सुना ही नहीं मैंने। विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं, विद्यापति को आपने पूरा पढ़ा, सूरदास को आपने पूरा पढ़ा, रसखान को आपने पूरा पढ़ा, तो उम्मीद है कि वहाँ से आप क्या करोगे, वो प्रश्न निकाल लोगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो देखिए थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं कि प्रश्न कहाँ से आया, क्यों आया है और प्रश्न का उद्देश्य क्या है। आपकी पहली जो पंक्ति दे रखी है उस पंक्ति को यहाँ पर देखिए। वो पंक्ति है कि माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, और तो ही जग तारन दीन दयाराम, तो ही जग तारन, तो ही जग तारन दीन दयाराम, दीन दयाराम, तो ही जग तारन दीन दयाराम। फिर वो हाथों हाथ कहते हैं कि अतय तोहर विश्वासा, अतय तोहर विश्वासा, क्या कहते हैं वो, अतः तोहर विश्वासा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये विद्यापति कहते हैं। क्यों कहते हैं? विद्यापति क्या कहते हैं? विद्यापति कहते हैं कि माधव हम परिणाम निराशा, कि माधव हे ईश्वर, हम परिणाम को जानकर के निराश हैं कि अंत में हमारी गति क्या होने वाली है। तो ही जग तारण दीन दयाराम, अरे माधव, हे भगवान, तुम ही तो इस जग की तारण करता हो, तुम ही तो इस जग से पार लगाते हो। जो अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे सभी को आप ही तो संभालते हो। तो तुम इस जग से हमें तार दो, तुम इस जग से हमें नैया पार उतार दो, हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति दे दो। तुम तो दीन हो, तुम तो दया के राम हो, अर्थात हमें मुक्ति प्रदान करो। अतः है तोहर विश्वासा, अरे हमें तो तुम्हारा ही विश्वास है माधव, अरे माधव हमें तो तुम्हारा ही विश्वास है। मुझे तो मेरा जो अंत है वो निराशापूर्ण लग रहा है कि मेरा जो अंत है, मेरा जो परिणाम होगा वो निराशापूर्ण होगा। अब यहाँ पर जब तक आप हो, जब तक मुझे आस है कि तुम मुझे जगत से पार उतार दोगे, मुझे इस दया से, मुझे दया का कृपा पात्र बना करके मुझे यहाँ से आप उभार लोगे, मुझे तो आपका ही विश्वास है। ये पूरी पंक्ति है दोस्तों, ये पूरी पंक्ति विद्यापति की है और विद्यापति ने इसमें ये पंक्ति कह करके और अपनी बात कही है। इनका ये गीत है, इस गीत में से ये पंक्ति उठाई गई है। अब विद्यापति को आप जानोगे, विद्यापति को आप पढ़ोगे, तभी तो आप ये पंक्ति कर पाओगे कि पंक्ति किसकी है। ठीक है, विद्यापति को कैसे जानोगे? बात करते हैं विद्यापति को कैसे जानेंगे। विद्यापति के बारे में आपको पता है कि विद्यापति का जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ हुआ? विद्यापति का जन्म बिहार के कहाँ हुआ? दरभंगा जिले में, बिहार के दरभंगा जिले में हुआ। और दरभंगा में गांव है विप्सी गांव। कौन सा गांव है? विप्सी गांव। बिहार के दरभंगा जिले में विप्सी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ। और विद्यापति का जन्म यहाँ विप्सी गांव में हुआ। और विद्यापति जब साहित्य में आए तो विद्यापति को श्रृंगार, देखिए श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि कहा गया। क्या कहा गया? विद्यापति को श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि कहा गया। अब आपसे पूछ ले कि विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसने कहा है, तो यहां पर आपका जवाब होगा एचपी द्विवेदी। किसने कहा दोस्तों? एचपी द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा है। फिर बात विद्यापति की यहीं खत्म नहीं हुई। फिर विद्यापति के बारे में कहें कि विद्यापति रहस्यवादी कवि हैं। और किसने कहा, ये फिर आपसे पूछेंगे कि विद्यापति को रहस्यवादी किसने कहा, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। किस विद्वान ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा? ग्रियर्सन ने। फिर आप विद्यापति के बारे में और पढ़ेंगे कि विद्यापति अपरूप के कवि हैं, अपरूप के कवि। और साथ में इन्हीं विद्वान ने विद्यापति को जातीय कवि और कहा है कि विद्यापति क्या है? जातीय कवि हैं। और ये दोनों ही चीज एक ही विद्वान ने कही है और वो है आपके डॉक्टर बच्चन सिंह। अब बताओ, जब विद्यापति हम पढ़ेंगे तो विद्यापति की एक एक पंक्ति हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे। विद्यापति का जन्म परिचय, विद्यापति की विशेषता, विद्यापति की भाषा शैली, विद्यापति की रचनाएं, रचनाओं की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, जब हम पढ़ेंगे तो विद्यापति क्यों नहीं आएंगे हमें प्रश्न में। जब वहाँ पर प्रश्न आया तो विद्यापति क्यों नहीं आएंगे हमारे जवाब में।
फिर यहाँ पर जब विद्यापति की इतनी बात आपने जान ली तो विद्यापति की वह महत्वपूर्ण रचना जिसके कारण विद्यापति प्रसिद्ध है, तो वो रचना कौन सी है? पदावली। और पदावली की जो भाषा शैली है वो कौन सी है दोस्तों? मैथिल भाषा। कौन सी है? मैथिली भाषा है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। बहुत सारे इनके उपनाम हैं। क्योंकि हम विद्यापति नहीं पढ़ रहे इसलिए सारी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने प्रश्न से संबंधित करेंगे। पदावली की जो आधार ग्रंथ है कि पदावली का आधार ग्रंथ किसे माना गया है? आधार ग्रंथ, तो पदावली का आधार ग्रंथ माना गया है जयदेव। जयदेव की जो क्या है? गीत गोविंद है। जयदेव की रचना जिसका नाम क्या है दोस्तों? गीत गोविंद। तो जयदेव की रचना गीत गोविंद को विद्यापति की जो पदावली है उसका आधार माना गया है। और गीत गोविंद की जो परंपरा उसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो भी विद्यापति को है, वो भी विद्यापति को है। और विद्यापति की इस परंपरा में गीत गोविंद को आधार बना करके जो रचना लिखी गई है उसके बारे में कहा जाता है कि देववाणी जब काल के गाल में समा गई तो मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से फूटी। कुछ समय बाद ब्रज के करील कुंजों में अष्टछाप की वीणा झंझना उठी, जिनमें सबसे सुरीली आवाज सुर की थी। तो यहाँ पर जयदेव है, जयदेव के बाद विद्यापति है, विद्यापति के बाद अष्टछाप कवि हैं, अष्टछाप कवियों में भी सूरदास हैं। तो यहाँ पर ये परंपरा चली आ रही है। अष्टछाप कवियों के सूरदास ने यहाँ तक परंपरा निभाई है जो कि जयदेव ने शुरू करी थी। तो यहाँ पर विद्यापति को हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें क्यों नहीं आएगा इसका आंसर। इसलिए यहाँ पर हम माधव परिणाम निराशा, अर्थात हे माधव हम हमारे जीवन के जो अंतिम परिणाम है उससे दुखी, हमें डर है, हमें डर है कि हमारी मोक्ष नहीं होगी, हमारे कर्म खराब हैं, लेकिन हमें पता है कि आप दयालु हैं, हमें जरूर हमारी जो नैया है उसको आप पार लगाएंगे। तो यहां पर किसकी रचना है? ये विद्यापति की। आंसर क्या हुआ? विद्यापति कब आया था? 2015 में। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न आया है अष्टछाप के संस्थापक हैं और ये प्रश्न बड़ा आसान है और ये आया है दिल्ली केवी का जो एग्जाम होता है पीजीटी का उसमें आया है कि आपके अष्टछाप का जो प्रश्न है ये दिल्ली केवी पीजीटी के एग्जाम में आया है कि अष्टछाप कवि कौन है और किस प्रकार अष्टछाप की स्थापना हुई। तो आपको पता है कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने करी थी 1565 में। कब करी थी? 1565 में विट्ठलनाथ ने करी थी। और विट्ठलनाथ ने कैसे करी थी, किन परिस्थितियों में करी थी, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि देखो, नाम सुना होगा आपने वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे कौन? विट्ठलनाथ। तो आपको ये भी पता होगा कि विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इन 4 अपने अपने शिष्यों को मिलाकर के 8 कवियों का इन्होंने अष्टछाप नाम से स्थापना करी 1565 में। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। उनको याद करना है दोस्तों आपको। कुंभसूर परम कृष्ण, किसे याद करना? उनको कुंभसूर परम कृष्ण के नाम से याद करना है। ठीक है, अष्टछाप के बारे में प्रश्न आया तो अष्टछाप को क्लियर जब आप पढ़ोगे तभी तो प्रश्न करोगे। आज तो ये प्रश्न आ गया आपके 2015 में कि अष्टछाप की स्थापना किसने करी। आगे आपका इस एग्जाम में प्रश्न आएगा जो कि अभी अपन जिस सिलेबस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न आने वाला है कि निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। तो कैसे करोगे आप? क्या संस्थापक से हमारा काम चल जाएगा? हमें जानना होगा अष्टछाप कहाँ है, कैसे इन्होंने स्थापना करी, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से कवि इस अष्टछाप में थे, अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़ा कौन था, सबसे छोटा कौन था, सबसे ज़्यादा वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति किसने करी, सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति किसने करी। अष्टछाप कवियों में एक पिता पुत्र का जोड़ा भी है, वो कौन है। अष्टछाप कवियों में कुशाग्र बुद्धि और मैनेजमेंट का भार किस कवि के ऊपर था। तो इनका मैनेजमेंट पूरी संस्था का, ये अष्टछाप एक संस्था है जिसमें 8 कैंडिडेट हैं। इन 8 के बारे में, इनके कार्यों के बारे में सब जानना हमें, तब जाकर के अष्टछाप पूरा होता है। तो कुंभसूर परम कृष्ण, यहाँ पर आप मेरे से उम्मीद लगा रहे कि ये नाम, पूरा नाम क्या, तो इतना तो आप जानते हैं, ये कुंभन दास हो गया आपका। कौन हो गया? कुंभन दास। पूरा नाम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप जानते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने इनके अधूरे नाम इसलिए लिख रहे हैं कि ये कुंभसूर परम कृष्ण के नाम से इस क्रम में हमें याद हो जाते हैं। और जब इनके जन्म की बात आती है तो 1468, इनका जन्म देखो कितना आसान है याद करना, 1478, 68 और 78 10 हो गए। और इसके बाद में आपके 1493 और 93 के बाद में 3 और जोड़ दो 1496।
ये इनके जन्म हो गए। तो कुंभसूर परम कृष्ण के नाम से हम याद करते हैं, और टुकड़ों में हम इस तरह से, ये 2 जन्म एक साथ याद हो गए, 2 एक साथ याद हो गए, क्योंकि 68 78 93 96, और कुंभसूर परम कृष्ण ये हमारे ये वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य, इनका काम पूरा हो गया। बात करते हैं विट्ठलनाथ की, तो यहाँ पर विट्ठलनाथ की जो है ये है गोविंद छीत, इनके शिष्य हैं गोविंद छीत चतुर्नंद। पूरे नाम की बात आप करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है, आपके चतुर्भुज दास है और नंददास है। और यहाँ पर इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म 1505 आप याद रखेंगे, 1515 आप याद रखेंगे, 1515, 1530 आप याद रखेंगे और 1533 आप याद रखेंगे। आसान है ना, 5 और 15, 30 और 33। तो यहाँ पर जब हम इस तरह टुकड़ों में बांट करके इनके जन्म पढ़ते तो हमें साथ में जन्म का क्रम भी याद हो जाता है, जन्म का तरीका भी याद हो जाता है, कौन किसके शिष्य हैं वो भी याद हो जाते हैं। तो अष्टछाप के बारे में हमने बात करी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने करी थी। कब करी थी? 1565 में करी थी। 4 खुद के शिष्य थे, 4 पिताजी के शिष्य थे, दोनों चार और 4 8 शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना करी थी। अगले प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? और यह प्रश्न आया है यूपी टीजीटी 2013 में। 2013 में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न आया है कि जो साकेत महाकाव्य है, नाम सुनागा आपने, साकेत महाकाव्य अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य है, राम का ये काव्य है, इसका मार्मिक सर्ग कौन सा है? मार्मिक का मतलब होता है मर्म को छूने वाला, दिल को छूने वाला, जिसको पढ़ते ही आपका दिल भाव विभोर हो जाए, आपके सीधे दिल पर अटैक करे, वो है मार्मिक काव्य, उसे कहते हैं मार्मिक काव्य। तो यहाँ पर दोस्तों अपन जानते हैं साकेत के बारे में थोड़ा सा, कि जब साकेत के बारे में आप इस तरह से अध्ययन करेंगे कि साकेत के बारे में कोई प्रश्न पूछे तो कैसे हमें प्रश्न हल करना है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि साकेत की रचना 1931 में हुई। साकेत में अगर आपको सर्ग पूछे तो कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, ठीक है, 12 सर्ग हैं साकेत में। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि साकेत जो शब्द है ये किस भाषा का है, साकेत किस भाषा का शब्द है? तो आपको ये ध्यान रखना, ये मूलतः क्या है? पाली भाषा का शब्द है। और पाली भाषा के साथ में इसका अर्थ याद रखना, इसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में हमारे जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है ना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के घर का नाम भी साकेत है। क्या? उनके घर का नाम भी साकेत है। जैसे लोग अपने घर का नाम रख लेते ना साकेत, जैसे अभी मुकेश अंबानी के घर का नाम है एंटीलिया, ठीक है, अभी सुर्खियों में बना हुआ है एंटीलिया, वो विस्फोटक सामग्री उसके आगे पाई गई थी, तो मुकेश अंबानी के घर का नाम एंटीलिया है, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है। अब वहां पर सोनाक्षी सिन्हा को पता है नहीं है राम की कितनी माताएं थी, लेकिन घर का नाम रामायण है। तो यहां पर बात करते हैं रामकुमार वर्मा की, तो रामकुमार वर्मा के घर का नाम क्या है? साकेत है। साकेत का मतलब क्या है? अयोध्या है। तो यहाँ पर लोग अपने घर को सुंदर बना करके उसका नामकरण कर देते हैं, मातृ कृपा, पितृ कृपा, ये वो। तो यहाँ पर ये जो परंपरा है घर का नामकरण करने की, तो उस परंपरा के साथ में ये जो साकेत है ये हमारे रामकुमार वर्मा के घर का नाम है। और इसमें 12 सर्ग हैं, 1931 की रचना है। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अयोध्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो 9वां सर्ग है ना, कौन सा सर्ग? 9वां सर्ग। ये लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण जानते हो आप? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? उर्मिला को। और इसमें उर्मिला का क्या है? वियोग वर्णन है। इसमें उर्मिला का क्या है? वियोग वर्णन। और ये जो वियोग वर्णन है ये 10वें सर्ग तक भी लगातार चला, 10वें सर्ग तक भी लगातार बना रहता है। 10वें सर्ग तक भी क्या बना रहता है? लगातार बना रहता है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जो वियोग वर्णन है वो 10वें सर्ग तक भी लगातार बना रहता है। तो यहां पर आपको पता है कि राम और सीता के बारे में तो सब को पता है, वो एक हाईलाइट मुद्दा है, लेकिन क्या कभी कोई कवि ने
उर्मिला के बारे में सोचा है कि सीता तो अपने पतिदेव के साथ थी, लेकिन उर्मिला किस तरह से राजमहलों में अपने पति के वियोग में किस तरह 14 साल गुजारे। तो वहाँ पर इनका जो मिथिली शरण गुप्त का जो ये साकेत काव्य है, ये उर्मिला को समर्पित है, उर्मिला की वियोग व्यथा को समर्पित है। और ये बहुत मार्मिक काव्य है। इसका जो सबसे मार्मिक जो भाग है वो 9वां सर्ग है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का क्या है दोस्तों, वियोग वर्णन है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का ये वियोग वर्णन 10वें सर्ग तक भी लगातार बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप याद रखेंगे। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे ये लिखा गया। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1916 में हो गई थी। 1916 में कवि ने लिखना प्रारंभ कर दिया था और इसका प्रकाशन हुआ 1931 में। प्रकाशन कब हुआ, 1931 में। तो यहाँ पर 1931 में इसका प्रकाशन, 1916 में कवि ने लिखना प्रारंभ किया, 1931 में प्रकाशन हुआ। तो रचना में कितना समय लग गया, 15 वर्ष लग गए। रचना में कितना समय लग गया, 15 वर्ष। अब बात करते हैं कि अगर आपसे साकेत का समय पूछे कि साकेत का समय क्या है, तो आप लिखोगे कि 1915 में कवि ने लिखना शुरू किया और 1931 में प्रकाशन हुआ। तो रचना में कितने वर्ष लगे, 15 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मानस की। आपसे कोई पूछ ले कि जो रामचरित मानस है उस मानस को लिखने में कितना समय लगा, तो मानस में आप लिखेंगे 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। रामचरित मानस को रचना में लिखने में कितने समय लगा, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। और दोस्तों जब यहाँ पर दिनों की ऐसी बात आ रही है तो कड़ी से कड़ी जोड़ने में क्या दिक्कत है, हमारा ज्ञान इसी तरह से जुड़ता है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान बना उसको बनाने में कितना समय लगा, ये भी हम देखें। तो यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। तो जब अपने इस तरह का एक कोई टॉपिक शुरू हो जाता तो उससे संबंधित सारे लपेट लो, इससे आपका एक ज्ञान परिपूर्ण होगा, परिमार्जित होगा और आप में आत्मविश्वास आएगा। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ पर चलो ठीक है, वो राजस्थान की बात है, एकीकरण पूछते हैं, राजस्थान के एकीकरण। तो उसमें अगर बात आए तो वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन है एकीकरण, है ना, एकीकरण है ना, वो एकीकरण राजस्थान का है। तो वहाँ पर उससे आपको कोई क्योंकि ये एग्जाम यूपी प्रवक्ता का है तो उसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो एकीकरण राजस्थान का पूछते हैं तो वहाँ पर राजस्थान का समय सीमा आ जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, इस तरह से आप कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़ते हैं तो प्रश्न एग्जाम में आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस रणनीति पर ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी सिद्धता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ पढ़ना है। बात करते हैं आगे। ये वाला प्रश्न हमने किया साकेत महाकाव्य। अब आप बताइए 6वां 7वां 8वां 9वें सर्ग में उर्मिला का क्या है, वियोग वर्णन है। जिसमें वियोग वर्णन हो तो वही सर्ग मार्मिक बनता है और ये 10वें सर्ग तक लगातार चलता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका आंसर क्लिक करने में, क्योंकि आपने साकेत को पूरा ढंग से पढ़ा है। और यहाँ तो मैं सामान्य परिचय दे रहा हूँ, जब अपन पढ़ेंगे तो बड़े तरीके से पढ़ेंगे, सारी उसके बारे में उसकी जन्म कुंडली पूरी निकाल के रखेंगे। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न आया आपका यूपी पीजीटी 2013 में। यूपी पीजीटी 2013 में आपका ये प्रश्न आया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्रताप नारायण मिश्र है, इन प्रताप नारायण मिश्र ने ऐसे शीर्षक दिए, घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने समझदार की मौत, समझदार की मौत, भों, समझदार की मौत, भों, मनोयोग, मनोयोग, वृद्ध, इस तरह के शीर्षक रखे हैं। तो ये दोनों शीर्षक है ये रचना के प्रताप नारायण मिश्र के। और प्रताप नारायण मिश्र को जानते हो आप, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था हिंदी के हिमायत कविता में, प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने ही कहा था कि अब 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ब्राह्मण पत्रिका के बारे में। तो प्रताप नारायण मिश्र को जब अपन पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा की स्थापना की थी, तो वो सारी चीजें प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों देखिए मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, यूपी पीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है कि हिंदी के नवरत्न लेखक कौन है। अब आपको ये पता, यूपी पीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है, लेकिन ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि वास्तव में ये प्रश्न कौन सा है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। अब हिंदी नवरत्न के लेखक की बात करें तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं।
कैसे पता चला आपको मिश्र बंधु है? जब आप इसके बारे में पढ़ा, आपने मिश्र बंधुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी, तब आपको पता चला कि ये जो है इसके लेखक मिश्र बंधु है। कैसे पता चला? देखिए, बात करते हैं हम हिंदी नवरत्न के बारे में। दोस्तों, हिंदी नवरत्न का जो प्रकाशन है, हिंदी नवरत्न क्या है? ये क्या है? सबसे पहले जानना ये जरूरी है। ये पुस्तक है। ये क्या है? ये पुस्तक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1910 ईस्वी में। कब हुआ जी? 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न का प्रकाशन हुआ। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 भाई थे मिश्र बंधु, लेकिन इसका जो लेखन कार्य है वो 2 भाइयों ने किया था। एक तो गणेश बिहारी मिश्र ने, गणेश बिहारी मिश्र ने, और सुखदेव बिहारी मिश्र ने। सुखदेव बिहारी मिश्र ने इसका लेखन कार्य किया। तो यहाँ पर इस पुस्तक का जो लेखन कार्य 2 भाइयों ने किया, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने। आगे आपके लिए जानना यह जरूरी है कि लेखन कार्य के बाद में इन दोनों भाइयों ने एक लंबी भूमिका बनाई। लंबी भूमिका के विवेचन के बाद इन्होंने हिंदी साहित्य के 9 कवियों को नवरत्न के नाम से लिखा। और 9 कवियों के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी नवरत्न में जो 9 कवि हैं, उन 9 कवियों में कौन कौन से कवि हैं और किस प्रकार उनका क्रम है। क्रम भी निश्चित है, उनका नाम भी निश्चित है, नाम के आगे जो उपाधि है वो भी निश्चित है। यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सामान्य में केवल कवियों के बारे में बता रहा हूँ। कवियों के बारे में पढ़ने के बाद हमें ये पढ़ना है, उसका निष्कर्ष करना होता है नवरत्न का, कि इसमें मिश्र बंधुओं ने क्या कमी रख दी, कौन से कवि को इन्होंने ज़्यादा स्थान दिया, कौन से कवि को इन्होंने गलत तरीके से पेश किया। वो सारे आलोचकों ने उनके ऊपर एक टिप्पणी करी है, वो सारी अपन यहाँ पर निष्कर्ष नहीं कर रहे। सामान्य रूप से हम पढ़ रहे कि हिंदी नवरत्न है क्या। जब आपको अंदर की सारी चीज़ याद है तो यार पुस्तक तो अपने आप याद होगी ना। केवल आप यही पता नहीं है कि हिंदी नवरत्न क्या है, अब ये केवल याद कर जाओ हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। अब ये तो पता हो ना हिंदी नवरत्न है क्या चीज़। जब आपको इसके बारे में पूरा पता तो फिर लेखक याद करने की कहाँ जरूरत है? अपने आप इसकी पूरी जन्म कुंडली आपको याद है। देखिए, एक एक के बारे में मैं बात करता हूं। तो पहला इसमें इन्होंने कवि रखा गोस्वामी तुलसीदास। क्या? गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी नवरत्न में पहला कवि इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास रखा। और गोस्वामी तुलसीदास के बाद में दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा महात्मा सूरदास। ठीक है। और महात्मा सूरदास के बाद में महाकवि देवदत्त। ये 3 कवि हो गए। अब यहां पर दोस्तों 3 कवि तो हो गए, लेकिन विशेष बात यह है ध्यान रखने की कि इसमें देखो महात्मा का प्रयोग किया इन्होंने किसके आगे? सूरदास के आगे। ये याद रखना। फिर बात करते हैं हम 3 के बाद में नंबर 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 पर मिश्र बंधुओं ने किसको पेश किया? तो नंबर 4 पर इन्होंने पेश किया बिहारी। नंबर 4 पर किसको पेश किया? बिहारी। बिहारी के आगे इन्होंने पहले इनकी उपाधि लिखे महाकवि बिहारी, महाकवि भूषण और महात्मा कबीर। इन 3 कवियों के बाद में जो क्रम आता है 7, 8 और 9वें नंबर का, इस क्रम में इन्होंने जो नाम रखा वो रखा कि इसका आपके कबीर को यहाँ पर नहीं, कबीर को यहाँ पर आप केशवदास करिए। ये कबीर नहीं, ये केशवदास है। थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पर इन्होंने नाम रखा केशवदास। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके 7वें 8वें नंबर पे आते हैं उनमें देखिए, इनमें सबसे पहले आता है महात्मा कबीर। ये महात्मा भी नहीं है भाई, ये महाकवि होगा। महाकवि है ना। अब लिखेंगे अपन महात्मा कबीर और महाकवि चंद्रवरदाई। और महाकवि चंद्रवरदाई के बाद जो अंतिम कवि है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है
कि ये जो महात्मा है ये इन्होंने किन दो कवियों के आगे प्रयुक्त किया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में जो 9 कवियों का नामोल्लेख किया है उसमें महात्मा किन 2 कवियों के आगे इन्होंने उल्लेखित किया है, महात्मा सूरदास और महात्मा कबीर। और एक बात और विशेष ध्यान रखने योग्य है कि आपके तुलसीदास को इन्होंने उसी रूप में पेश किया जिस रूप में जनमानस में वो प्रचलित है। गोस्वामी तुलसीदास, उनकी जो उपाधि है उसको परिवर्तित नहीं किया, और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल को भी इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। तो आपको ये ध्यान रखना कि उन्होंने हिंदी नवरत्न में जो 9 कवियों का उल्लेख किया है उन 9 कवियों में आपके गोस्वामी तुलसीदास और तुलसीदास के बाद में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो कवि हैं इनका इन्होंने उपाधि से कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन 2 कवियों के आगे इन्होंने महात्मा रखा, महात्मा सूरदास, महात्मा कबीर, और बाकी सभी के आगे इन्होंने महाकवि नाम रखा। महाकवि की उपाधि इनको सभी कवियों को दी। अब वो एक लंबी परिचर्चा हो जाएगी कि किस कवि के बारे में इन्होंने क्या कहा, फिर आलोचकों ने उस कवि के बारे में मिश्र बंधुओं को क्या रिस्पॉन्स दिया, तो वो चीज़ बाद में है। लेकिन हमें इससे ये पता चल गया कि हिंदी नवरत्न में 9 कवि हैं। जब इन 9 कवियों के नाम आपको याद है, उनकी उपाधियां आपको याद है, उनके बारे में डिस्कस हुआ, आलोचकों ने क्या कहा मिश्र बंधुओं को कि तुमने कैसा लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, तुम्हारी क्या कमियां रही, वो कमेंट्स, आलोचकों की टिप्पणी आप याद कर लोगे तो फिर यदि ये प्रश्न आता है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन थे, तो बताइए आपके लेवल से ये प्रश्न क्या हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ, बच्चे आपके सामने बच्चा हो गया प्रश्न, बिल्कुल लड्डू प्रश्न हो गया कि आपको उस प्रश्न का, आपको पूरी जन्म कुंडली तैयार है लेकिन प्रश्न आपका बिल्कुल ऊपर से उठाया गया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो यहां पर इस तरह से हम परीक्षा की तैयारी करें, इस तरह से आप इन प्रश्नों को लेकर के चलें। अब बताइए हिंदी नवरत्न के लेखक कौन थे। मिश्र बंधु देखते ही नहीं करोगे, और मिश्र बंधुओं में आप ये कहो ना कि भाई मिश्र बंधु ऑप्शन में नहीं आता, तो भी हमें पता है कि गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने की थी। अब आपसे ये भी पूछ ले कि जो मिश्र बंधु हैं उन मिश्र बंधुओं में आपके कौन से कवि हैं जो कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, क्या तीनों ने मिलकर के हिंदी नवरत्न की रचना की थी? नहीं, तीनों ने मिलकर के नहीं की थी, केवल 2 कवियों ने मिलकर के हिंदी नवरत्न की रचना की थी। तो यहाँ पर इस तरह से जब क्लियर हो गया सारी चीज़ें, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, हालात-ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात-ए कन्हैया दोस्तों अमीर खुसरो की रचना है, और अमीर खुसरो आपको पता है आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं, एटा के। तो यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में अपन केवल आंसर ही देखते हैं, क्योंकि इनकी विस्तृत चर्चा अपन पढ़ेंगे तब करेंगे। हालात-ए कन्हैया किसकी रचना? अमीर खुसरो की रचना ऐसी है कि जन्म सामान्य नहीं मिलती। आगे चर्चा करते हैं अपन। ये यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ है। फिर बात करते हैं, देखिए, यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ है। अब यहां पर ये जो गारसाद तासी है ना, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रश्न कहां से आया है और क्यों आया है। देखिए, वो कहते हैं कि मैं यद्यपि उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, फिर भी मैं हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं समझता। तो यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि इनका जो इतिहास है, किनका? मिश्र बंधुओं का नहीं, गारसाद तासी का। उस इतिहास का नाम क्या है? इस्तवार दल लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर इस्तवार दल लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी उनके इस इतिहास का नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों इस इतिहास में 738 कवि हैं। आपको पता होगा कितने कवि हैं? 738। इनमें से 72 कवि केवल हिंदी के हैं। बाकी 666 कवि, जो भी आप कैलकुलेशन कर लेना, लगभग इतने कवि बचते हैं। ये हो गए ना, 6 और 2 8 और 12 और 1 13, हाँ 666 कवि उर्दू के। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि भाई साहित्य का इतिहास तो हिंदी का लिख रहे हैं, जिसमें हिंदी के तो 72 कवियों का वर्णन है और बाकी सारे उर्दू के कवि हैं, जबकि साहित्य हिंदी का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात होती है कि भाई यहाँ पर हिंदी का उन्होंने कम वर्चस्व रखा, उर्दू का उन्होंने ज़्यादा वर्चस्व रखा, ठीक है। और रही बात ये कि मैं उर्दू का पक्षपाती जरूर हूँ, लेकिन हिंदी को भी छोटी भाषा मानने से मैं मना नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने क्यों रखी, कैसे कही? तो दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मैं 1852 की
1852 में जो उन्होंने अपने एक व्याख्यान में, अपने व्याख्यान में आप शॉर्ट में समझे इसको, अपने व्याख्यान में 1852 में अपने व्याख्यान में ग्यारसाद तासी ने जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता स्थापित की, युगपत सत्ता उन्होंने क्या की, स्थापित की इन शब्दों के माध्यम से। 1952 में अपने व्याख्यान में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता स्थापित की, युगपद सत्ता स्थापित की, दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता स्थापित की। और इन दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा, इसी भाषण में दोनों का महत्व बराबर रखा और इसी भाषण में कहा कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। क्या कहते हैं वो, कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से यदि हिंदी को आप विभाषा बोली अर्थात छोटे एरिए की एक छोटी भाषा विभाषा कहेंगे और उर्दू को आप भाषा कहेंगे तो वो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अर्थात जो हिंदी है वो भी उर्दू के समान लगातार खड़ी बोली में अपना स्थान जमाती हुई आगे बढ़ रही है हिंदी भाषा। तो यहाँ पर ये जो आपकी टिप्पणी आई है ना, कौन सी, कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अरे भाई 1852 में अपने एक व्याख्यान में कही थी उन्होंने ये बात, 1852 में अपने एक व्याख्यान में कही थी। जब आपको गारसाद तासी के बारे में इतना पता है कि उन्होंने 1852 में एक भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने ये बात कही थी, तो यहाँ पर फिर ये इनमें अटकने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। आपको तो गारसाद तासी की ABCD पता है, पूरी जन्म कुंडली पता है, तो आंसर क्यों नहीं आएगा आपको। आगे बात करते हैं, देखिए और प्रश्न देखते हैं कौन से प्रश्न कब आए हुए हैं। देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है प्रश्न, है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ 2017 में, बिल्कुल 2017 का। ये देखिए क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना। अब यहाँ पर ये पंक्ति कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, किसकी है, इसके बारे में हम जानते हैं। 4 हमारे सामने ऑप्शन है, आप खुद ही बता देना कि सर ये पंक्ति इसकी है। कैसे बताओगे, देखिए यहां पर मैं पद लिख देता हूं, पद लिखने के बाद में आप खुद बताना कि सर किसकी पंक्ति है। देखिए संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, ये यहां पर पहला चरण है। फिर दूसरा चरण है कहा कबिन पर कहे न जाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, पर कहे न जाना, उन्हें कहना ही नहीं आया। कहना तो चाहा लेकिन उन्हें कहना ही नहीं आया। फिर वो बात करते हैं कि निज परिताप द्रव नवनीता, निज परिताप द्रव है, द्रव यानी पिघलना, द्रह नवनीता यानी जो घी होता है ना आपका मक्खन, बिल्कुल नवनीता। ये तृतीय चरण है। और चतुर्थ चरण में है पर दुख द्रवही संत सुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, सुपुनीता है, सुपुनीता है ना। देखिए इसको डबल कर लीजिए। ये चरण है पूरा, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, रामचरितमानस की पंक्ति है और चौपाई छंद है। रामचरितमानस की पंक्ति है, चौपाई छंद है। और यहां पर कैसे है कि संत हृदय नवनीत समाना, तुलसी ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। नवनीत मतलब मक्खन, आपका जो मक्खन आप जो बिलो करके, छाछ बिलो करके बिल्कुल मक्खन निकालते हो, तो संतों का हृदय कोमल होता है। मक्खन से तात्पर्य क्या है, कोमल होता है। कहा कभी न पर कहे न जाना, ये बात किसने कही है, कैसे पता चला संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, हमें क्या पता, हमें तो कवियों ने बताया है, हमें कवियों ने बताया है। अब कवियों ने बताया तो फिर वो साथ में तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि कवियों ने बताया तो है लेकिन सही ढंग से नहीं बताया, उन्होंने जाना ही नहीं कि परिभाषा कैसे देनी है। उन्होंने पता तो कर लिया कि संतों का हृदय नवनीत के समान है, लेकिन वो जो
बात उनकी अभिव्यक्ति है वो आ नहीं पाई, सही ढंग से उन्होंने पेश नहीं किया। निज परिताप द्रवह नवनीता, वो कहते हैं तुलसीदास जी कि निज परिताप, जो मक्खन होता है वो अपने ताप से पिघलता है, कि मक्खन को जब आप ताप लगाएंगे तो वो अपने ताप से पिघल जाता है अपने आप। लेकिन संत तो भाई ऐसे हैं जो पर दुख दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं, दूसरों के दुख में एकाकार हो जाते हैं, दूसरों का दुख ग्रहण कर लेते हैं, दूसरों का दुख अपना दुख बना लेते हैं, वो है संत तो, अर्थात मक्खन से भी एक कदम आगे है। तो यहां पर तुलसीदास ने संत लोगों की, जो समाज में जो परोपकारी लोग हैं, उनकी परिभाषा दी है इस पद के माध्यम से। तो यहां पर आपका जो पद उठाया गया है ना, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, वो रामचरितमानस से उठाया गया है, और संत हृदय नवनीत समाना पहला चरण देकर के पूछ लिया किसकी पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है, तुलसी बाबा की पंक्ति है। क्लियर है ना, पूरी पंक्ति पूरा पद मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से अपन जब पूरी पंक्ति आपको याद है, पूरा पद याद है, तो फिर क्या आप एक चरण नहीं बता पाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा गया है। दोस्तों यहां पर छायावादी युग का प्रश्न आया है, छायावादी युग का प्रश्न आया है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा गया है। तो दोस्तों यहां पर जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, इसके अलावा आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब यहां पर जो प्रश्न बनते हैं ये कब आया, यूपी पीजीटी 2011 में। आपके सारे एग्जाम पीजीटी में आए हुए हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल हिंदी साहित्य के इतिहास की। जो भी प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न केवल किसका बन रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का बन रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सारा प्रश्न बन रहा है। ये प्रश्न आया यूपी पीजीटी 2011 में। अब अपन देखते हैं कि छायावादी युग के प्रवर्तक के बारे में यदि हम बात करें तो कहां तक हमारी बात जाती है, कैसा प्रवर्तक इन्होंने पूछा है, क्यों पूछा है, प्रवर्तक क्या है। तो दोस्तों यहां पर एक विद्वान आते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। विद्वान का क्या नाम क्या है, आलोचक का नाम क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने छायावादी प्रवर्तक माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को। किसको माना है, सुमित्रानंदन पंत। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है जी, सुमित्रानंदन पंत है। फिर दोस्तों दूसरा जो विद्वान आता है वो दो विद्वान है, एक तो है गणपति चंद्र गुप्त। कौन सा पति, गणपति चंद्र गुप्त, और दूसरे हैं ईलाचंद जोशी। ये दोनों विद्वान छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। किसको मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को। दोनों विद्वान किसको मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को। दोस्तों इसके बाद में आपके जो आचार्य शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल ने माना है दो विद्वानों को, और इनके दो विद्वान हो गए मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त आचार्य शुक्ल ने। अब यहां पर जनरली ये तो सबको याद है, लेकिन मैं आपको दो विशेष तथ्य और बताता हूं जो बहुत मतलब सामान्य हर जगह पुस्तक में नहीं मिलते। इसके अलावा आपको अगर ये पूछ ले कि बताओ आपके प्रभाकर माचवे है ना, प्रभाकर माचवे, और एक विद्वान इनके सामने और याद रखो, विजय मोहन शर्मा। कौन है जी, विजय मोहन शर्मा। प्रभाकर माचवे और विजय मोहन शर्मा, इन दोनों विद्वानों का अगर नाम आता है तो यहाँ पर आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने किसको माना है, माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने किसको माना है, माखनलाल चतुर्वेदी को। दोस्तों अगर गंगा प्रसाद पांडे आ जाए, कौन, यहां पर लिख देता हूं गंगा प्रसाद पांडे। अगर गंगा प्रसाद पांडे के बारे में पूछ ले कि गंगा प्रसाद पांडे ने किसको माना है, तो आप इसे लिख लिए पहले से ही, निराला को। किसको माना है, निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किसने माना है, गंगा प्रसाद पांडे ने। अब आपके सामने देखो, निराला हो गए है ना, पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मुकुटधर पांडे हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। 6 विद्वान हैं। तो आपको यहाँ पर जब नाम है आपके सामने है तो ये पता होना चाहिए कि किसने किसको माना है। तो यहाँ पर अब बात आती है, क्या आपका प्रश्न क्या कहता है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना है, तो सामान्य अपन जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। सर्वमान्य मत जो है वो जयशंकर प्रसाद है, लेकिन अगर के अनुसार पूछ ले तो आपको के अनुसार, विद्वानों के अनुसार ही करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
दोस्तों आगे आपका ये झारखंड में आया पीजीटी हिंदी 2018 के एग्जाम में कि कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि कबीर की वाणी में स्थान और स्थान पर भावात्मक, स्थान पर, ये यहाँ पर ये कोमा नहीं है, ये डैश है, कि कबीर की वाणी में स्थान पर जो भावात्मक रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है, तो वो भावात्मक रहस्यवाद की झलक आपके किस हिसाब से दिखाई देती है, किस कारण दिखाई देती है, उसका यहाँ पर उन्होंने बताना चाहा है। तो देखिए सगुण उपासकों से, मतलब इसमें अपन ने प्रश्न इसमें कंटिन्यू लिया है क्या, एक प्रश्न अपन ने आगे छोड़ दिया क्या, छठवां द्वीप के प्रवर्तक, इसके बाद में अपना कौन सा आया, कबीर की वाणी में स्थान पर, ठीक है। देखिए नहीं छोड़ा, देखिए यहां पर बात करते हैं कि ये जो रामचंद्र शुक्ल है ना, इसमें आ जाओ आप। देखिए आचार्य शुक्ल, दोस्तों आचार्य शुक्ल कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करते, कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करते। आचार्य शुक्ल कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि आचार्य शुक्ल खुद रहस्यवाद के घोर विरोधी हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो साहित्य लिखा जाता है वो साहित्य मानव की या समाज की परिधि में रहकर के लिखा जाना चाहिए। साहित्य की मूल संवेदना या साहित्य की जो वेदना है वो समाज होनी चाहिए। हम समाज में यहाँ जी रहे हैं, पारलोक का तो पारलोक में देखा जाएगा। तो वो रहस्यवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कौन है? आचार्य शुक्ल। इसलिए वो कहते हैं कि जो साहित्य का आधार है ना, साहित्य का आधार किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार बात कर रहा हूं, क्योंकि बात शुक्ल की आ रही है और कबीर के संदर्भ में आ रही है। तो कबीर के संदर्भ में साहित्य का आधार लोक परिधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोक परिधि होना चाहिए। और लोक परिधि में जो वेदना है, समाज की संवेदना और जो वेदना है वो साहित्य का आधार होना चाहिए। समाज झलकना चाहिए समाज में। उनकी खुद की परिभाषा यह है कि मानव की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और वो चित्तवृत्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से परिलक्षित होती है साहित्य में। ये खुद ने शुक्ल ने परिभाषा दी है साहित्य की। तो साहित्य का आधार ये आधार होना चाहिए। रहस्यवाद मतलब यहाँ की बात परलोक से जोड़ करके नहीं करनी चाहिए, यहाँ की बात यही करनी चाहिए, यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर साहित्य का आधार उन्होंने ये माना है। तो बताओ फिर कबीर के रहस्यवाद को स्वीकार कैसे करेंगे? तो अपोजिट है एक दूसरे के। अगर ये बात करेंगे तो फिर रहस्यवाद नहीं रहेगा साहित्य में। रहस्यवाद की बात करेंगे तो फिर बात पारलोक की भी होगी, परलौकिक बात भी होगी। तो वो अंत में निष्कर्षतः ये कह देते हैं, क्या देखिए, वो कह देते हैं कि आपकी कबीर की कविता उपदेश तो देती है लेकिन उसमें भावोद्रेक नहीं है। क्या कह देते हैं वो? कि कबीर की कविता उपदेश तो देती है, कबीर की कविता उपदेश तो देती है, लेकिन उसमें भावोद्रेक नहीं है। किसने कही है? आचार्य शुक्ल ने, कि कबीर की कविता में उपदेश भरा पड़ा है लेकिन भावों की उद्भावना प्रकट करने वाली बात नहीं है, वहां केवल उपदेश वृत्ति चलती है कबीर की कविता में। तो कबीर से संबंधित ये बात उन्होंने कही है। आगे बात करते हैं, देखिए तो यहां पर क्या है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक तो दिखाई देती है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का उन्होंने कहा सूफियों के सत्संग का प्रभाव। जब अपन पढ़ेंगे कि कबीर पर सूफियों का क्या, कबीर की जो सूफी हैं उस पर कबीर का और सूफियों का क्या संबंध रहा, तो सूफियों के सत्संग से उन्होंने रहस्यवाद से संबंधित जो बातें हैं वो इनके समकक्ष मानी गई है, इनके समान मानी गई है। तो यहाँ पर तो सूफियों के सत्संग की बात करते हैं। और जो कबीर के संदर्भ में जो आचार्य शुक्ल के कथन है या आचार्य शुक्ल का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी हमने बात की है ना। आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास भी लिखा है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ये किसने लिखा है? ये भी बच्चन सिंह ने लिखा है। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। तो ये इतिहास, तो आप जब इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ते हैं तो उसमें आ जाते हैं सारे, करीब सारे इतिहास आ जाते हैं।
आपके 5 इतिहास तो ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली और उनके कवि, उनके अंदर की विषय वस्तु डिटेल से पढ़नी पड़ती है। शुरू के जो 5 है वो गारसा दत्तासी का, शिव सिंह सेंगर का, आपके जॉर्ज इसका गिरियर्सन का, इसके अलावा आपके मिश्र बंधुओं का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये 5-6 इतिहास है जो विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। फिर तो यही पता चलता है कि ये इतिहास, इसका पुस्तक और रचनाकार, पुस्तक और रचनाकार, पुस्तक और रचनाकार, यही तो नाम याद रखना आपको। तो ये 50-60 आप याद रख लीजिए, इसके अलावा कोई सब नहीं पूछा जाता। 50-60 में आपका काम हो जाता है, और 1-2 बार आप पढ़ेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए, यूपीपीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों यहाँ पर पुष्यदंत है, धनपाल है, शालिभद्र सूरी है, स्वयंभू है। लेकिन यहाँ पर यूपीपीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न पुराना हो गया। अरे भाई, अपन 1000 ईस्वी का 1000 साल का साहित्य पढ़ रहे हैं, 1000 साल पुराने जो लिखे गए वो ये प्रश्न तो अभी आया है 10 साल पहले, 15 साल पहले। हम तो 1000 पुराना साहित्य पढ़ रहे हैं, 1000 साल पुराना। तो यहाँ पर जो भी पेपर बनता है वो ये नहीं कि कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, प्रकृति पर अपन ध्यान देते हैं, उसकी स्थिति पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जब अपभ्रंश साहित्य आप पढ़ते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अपभ्रंश साहित्य आप पढ़ोगे तो अपभ्रंश साहित्य में आपको सारा ही, जब आप कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़ लोगे तो फिर कहाँ जरूरत है आपको इस तरह से रटने की। आपके सामने अपभ्रंश साहित्य के जो कवि हैं उनमें आपके स्वयंभू हैं। कौन से हैं? स्वयंभू। और स्वयंभू ने दोस्तों 4 रचनाएं करी। कौन सी? स्वयंभू ने 4 रचनाएं लिखी। कौन सी? परी, हरि, पंचमी। स्वयंभू ने 4 रचनाएं लिखी, परी, हरि, पंचमी। परी, हरि, पंचमी। पैसे अपन लिखेंगे पौमचर्यू। पैसे कौन सी? पौमचर्यू। दोस्तों री से रिठ नेमी चर्यू, रिठ नेमी चर्यू, रिठ नेमी चर्यू। और रिठ नेमी चर्यू के बाद में यहाँ पर लिखेंगे हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण के बाद बात करता हूँ तो 4 नंबर पे हम लिखेंगे पंचमी चर्यू। कौन सी? पंचमी चर्यू। अब यहाँ पर इन 4 रचनाओं की बात करते हैं तो पौमचर्यू उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, इस रचना में आपको याद रखना है कि पंचमी चर्यू जो रचना है इसमें 5 कांड है। कितने कांड है दोस्तों? 5 कांड हैं, 12,000 श्लोक हैं। 12,000 क्या हैं? श्लोक हैं। और आपके इसमें 90 संधियाँ हैं। कितनी संधियाँ हैं? 90 संधियाँ हैं। 90 संधियों में ये भी याद रखना है कि 83 + 7 का हम अंतराल पाते हैं। 83 संधियाँ तो खुद स्वयंभू ने लिख दी थी, लेकिन 7 संधियाँ उनके सुपुत्र श्री त्रिभुवन स्वयंभू ने लिखी थी। आपको पता है कि ये क्या है? ये अधूरी रचना है। आपको पता है ये क्या है? ये अधूरी रचना है। अधूरी और अधूरी रचना। और इस रचना को किसने पूरा किया था बाद में? त्रिभुवन स्वयंभू ने पूरा किया। पूरा किया किसने पूरा किया? इनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इस रचना को पूरा किया। किसको? पौमचर्यू को। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रचना है, कौन सी? पौमचर्यू, ये अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। अरे प्रथम कड़वकबद्ध से मतलब है कि आपके जो चौपाई और दोहे का अंतराल है, निश्चित अर्धालियों के बाद में जो दोहा आता है वो कड़वक जानते हो ना आप, तो वो पहली बार शैली इसमें प्रयुक्त की गई। ठीक है। फिर यहाँ पर विशेष अगर अपन बात करें तो विशेष बात में यह आ जाता है कि बात यहाँ से चली थी कि स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि है या नहीं है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना कि ये तो आपके हो गए स्वयंभू और ये आपके हो गए पुष्यदंत। कौन से दंत? पुष्यदंत। आपको याद रखना है कि इनको तो कहते हैं अपभ्रंश के वाल्मीकि और इनको कहते हैं अपभ्रंश के वेदव्यास। अब बात यहां तक ही खत्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ती है। अब बात यहां पर ही आगे बढ़ती है कि जो अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, अपभ्रंश के वाल्मीकि, इसके बाद में यहां पर आपके एक डॉक्टर भयाणी है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं डॉक्टर भयाणी। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि ये तो कहते हैं राहुल सांकृत्यायन। ये जो नाम है ये तो राहुल सांकृत्यायन अधिकतर सुझाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर भयाणी के नाम से आपसे पूछ ले कि डॉक्टर भयाणी ने क्या कहा, तो दोस्तों याद रखना कालिदास है ना, अपभ्रंश कालिदास
और ये है बहुभूति। ऐसे याद रखना जो याद हो जाएं। ये तो है बहुभूति। आपको पुष्यदंत कहें कि पुष्यदंत को बहुभूति किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने। आपके स्वयंभू को कालिदास किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने। और अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का वेदव्यास तो आपको पता है, लेकिन ये तो पूछेंगे ही नहीं पता है जो, तो ये नहीं पता वो पूछेंगे कि डॉक्टर भयाणी ने क्या कहा स्वयंभू को, तो कालिदास का, और डॉक्टर भयाणी ने क्या कहा बहुभूति को, तो वो क्या कहा, वो उसने डॉक्टर भयाणी ने कहा बहुभूति को। अब यहाँ पर एक पुष्यदंत के बारे में कोई याद रख लें कि भोला शंकर व्यास है ना, भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास ने पुष्यदंत को माघ कवि कहकर पुकारा है। क्या? माघ कवि। किसने? भोला शंकर व्यास ने। तो ये चीजें जब तक आप जोड़ करके नहीं पढ़ोगे, कड़ी से कड़ी मिलाकर के नहीं पढ़ोगे, तब तक दिक्कतें आती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए, तो अब यहां पर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। फिर विशेष बात, कहते क्यों है ये पता होना चाहिए। कहते हैं, कह दिया, क्यों कह दिया भाई? कारण तो होगा। दोस्तों, वाल्मीकि कृत जो रामायण है, उस वाल्मीकि कृत रामायण के जो राम है, वो यथार्थ की धरातल पर एक महापुरुष का रोल अदा करते हैं, न कि वो अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण में राम को अवतार रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया। वही काम स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में, जो स्वयंभू का जो पौमचर्यू है, उसके राम भी वाल्मीकि राम से मिलते जुलते हैं। वो भी एक अवतार रूप में, भगवान के रूप में नहीं है, वो भी एक महापुरुष के रूप में अपना काम करते हैं। तो दोनों के राम की तुलना एक ही है, दोनों के राम एक जैसे हैं। इसलिए जो वाल्मीकि, संस्कृत में जो वाल्मीकि ने जो काम किया राम के लिए, जैसा लिखा वैसा ही अपभ्रंश में स्वयंभू ने लिखा। वही महापुरुष राम दोनों के समान है, इसलिए उन्हें जो अपभ्रंश है वाल्मीकि है संस्कृत के, उनको वाल्मीकि कहा गया अपभ्रंश का। तो राम की समानता के कारण कहा गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, देखिए, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पलेख, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। दोस्तों, ये जो चीज है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पलेख, यह निर्मोक से अभिप्राय है। या निर्मोक से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, अर्थात आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जो नई कविता है, नई कविता, ये प्रश्न कहाँ से आया है? ये प्रश्न आया नई कविता से। ये प्रश्न कहाँ से आया? नई कविता से। नई कविता मतलब 1943 से 1953, 1943 से 1953 की जो कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, कविता में नवीन प्रयोग हुए, 1943 से 1953 तक कविता में नवीन प्रयोग हुए, और उन्हीं प्रयोगों का परिणाम है, उन्हीं प्रयोगों का परिणाम है नई कविता। नई कविता। और आपको पता है कि नई कविता का सन 1953 से 1960 माना गया है, लेकिन ये 1943 से 1953 क्या है? ये प्रयोगवाद है। तो प्रयोगवाद में नए नए प्रतीकों का प्रयोग हुआ, तो वो किसकी तरफ ले गया? हमें नई कविता की तरफ। हम कह सकते हैं प्रयोगवाद उस काव्य धारा की जो आरंभिक अवस्था है, वो नई कविता उसकी विकसित अवस्था है ना? तो क्या समझे कि प्रयोगवाद इस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है, तो नई कविता उस काव्य धारा की क्या है? विकसित अवस्था है। यहां पर बात करते हैं विकसित अवस्था की, तो यहां पर नई कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं? नई कविता में नवीनता है दोस्तों। नई कविता में क्या है? नवीनता है। जब नवीनता होगी तो वो सांप की केंचुली आती है ना, तो सांप उस पुरानी स्किन को त्याग करके नई स्किन ग्रहण करता है, केंचुली जिसको बोलते हैं, उसकी खोली जिसको बोलते हैं, उसको उतार देता है, काला नाग। तो नवीनता है। नवीनता किस अर्थ में है? कि पुराने साहित्य को उतार दिया, न परमात्मा है, न आत्मा है, न कोई दरबारी संस्कृति है, न भक्ति है, बिल्कुल नया दिमाग, नई चेतना, नई शैली, नई सृष्टि, नई भाषा। नवीनता किस अर्थ में? नवीनता भाव, विचार और शिल्प में नवीनता। भाव में नवीनता है, शिल्प में नवीनता है, विचारों में नवीनता है, सब जगह नवीनता है। ठीक है, नवीनता इस काव्य की विशेषता है। और अज्ञे जी ने तो इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा है, नई राहों के अन्वेषी। अज्ञे ने तो इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी तक कह दिया कि ये कवि बिल्कुल नए प्रयोग करते हैं सारे के सारे, इसलिए नई राहों के अन्वेषी है नई कविता के कवियों को। फिर बात करते हैं इनकी बौद्धिकता। तो बौद्धिकता में जो चीज़ें आती है उसमें हम ये समझेंगे कि धर्मवीर भारती के बारे में अगर बात करें तो धर्मवीर भारती ने बौद्धिकता के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रयोगवादी कविता में, जो प्रयोगवादी कविता है, उस प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के पीछे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।
वो प्रश्न चिन्ह इनकी बौद्धिकता की ओर संकेत करता है कि प्रयोगवादी कविता में भावना तो है, लेकिन हर भावना के पीछे एक प्रश्न चिन्ह है, वो प्रश्न चिन्ह इनकी बौद्धिकता की ओर संकेत करता है। और रही बात इनकी नई कविता में भोगवाद और वासना की, तो भोगवाद और वासना में आपको पता है कि इसकी विशेषता हम आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम अपने प्रश्न के संदर्भ में देख रहे हैं कि खुद अज्ञे ने इनकी भोगवाद और वासना के संदर्भ में कहा है कि आहा मेरी धमनियों में, आहा मेरा श्वास उत्तप्त, आहा मेरा श्वास उत्तप्त, उमड़ आई है लहू की धार, मेरा प्यार अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो यहाँ पर ये सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये सारी ये नवीनता है, सब चीज़ें इनके नवीन विचार है, नवीन भाषा से लिए, नवीन शिल्प है। इनके काव्य में कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई दरबारी संस्कृति नहीं है। तो इस कारण इनका जो काव्य है वो काव्य क्या है, सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली के समान त्याग दिया इन्होंने पुरानी विशेषताओं को। पुरातनता यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। ये कविता नई कविता की कविता है, नई कविता की पंक्ति है जो नई कविता की विशेषता हमें बताती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपसे बात करी पहले भाग की, पहले सेगमेंट की, जिसे कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रश्न यूपी पीजीटी एग्जाम में जो अब तक पूछे गए हैं, उनका मैंने यहाँ आपके सामने सैंपल रखा, कुछ प्रश्नों का कलेक्शन करके। तो यहाँ पर मेरा आपसे कहना यही है कि आगे मैं दूसरे सेगमेंट के बारे में जब बात करूँ, दूसरे यूनिट के बारे में जब मैं आपसे बात करूं, चाहे वो भाषा विज्ञान हो चाहे काव्य शास्त्र हो, तो वहां पर मैं उसी यूनिट के प्रश्नों को लेकर आपके सामने अगली क्लास में हाजिर रहूंगा। उससे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है कि हम एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को देखते ही यूँ उड़ाएं कि हाँ ये प्रश्न मेरा पता है। जब पूरे प्रश्न की प्रकृति, पूरे प्रश्न की जन्म कुंडली आपके सामने होगी, आपकी नोटबुक में होगी, तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप बेहद आसान तरीके से हल कर दोगे। तो मेरी शुभकामनाएं पुनः आपके साथ है। यूपी प्रवक्ता का जो इलाहाबाद से जो विज्ञप्ति निकली हुई है, उसमें अभ्यर्थियों, बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। सभी का आपका भविष्य मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।